गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चैनल को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो आपको मिलती रहे टाइम से। हमारी कौन सी सीरीज थी? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारी चलेगी मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज क्या थी? द मेसोलिथिक एज और द मिडिल स्टोन एज। क्या थी ये? मिडिल स्टोन एज, एक मध्य पत्थर का, पत्थर के औजारों का काल, पत्थर के औजारों का काल था। इसमें क्या क्या चेंज हो रहे थे? क्योंकि जो हमने पूरा पाषाण काल पढ़ा उसमें हमने बहुत सारे चेंज देखे कि एक मानव कहाँ से आता है, आते उसने हथियार औजार बनाना सीख लिया और फिर धीरे धीरे उसने कैसे और चीजों को देखा, कैसे उसने धीरे धीरे अपने समाज को बनाने की तरफ वो चलने लगा। तो इसमें क्या था? मेसोलिथिक एज और द एक मिडिल स्टोन एज। क्या थी कि ये मध्य पत्थरों के मिडिल मतलब मध्य पाषाण काल था ये। कंसाइंडेड विद इम्पोर्टेंट चेंज इज क्लाइमेट इन द वर्ल्ड। वो वर्ल्ड में क्या चेंज हो रहा था? वर्ल्ड में उनकी जलवायु यानी कि संसार में जलवायु चेंज हो रही थी। कब से कब तक का ये टाइम था? अराउंड 12,000 ईयर एगो एंड 10,000 ईयर एगो। 12,000 से लेके 10,000 तक का था। कब का था ये हमने आपको पहले भी बताया था। The world has become relatively warm or grass developed in many areas. The number of animals they survived of grass like deer, goat, sheep and cattle increased. क्या कर रहे थे? जब हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा था, तो हमारा वेदर चेंज हो रहा था, तो धीरे धीरे क्या बनने लगे? घास के मैदान बनने लगे, घास के मैदान डेवलप होने लगे। और घास के मैदान डेवलप होने से क्या हुआ? बहुत सा एरिया था वो क्या हो गया? जो हमारे पेड़ पौधे से ग्रीन हो गया, मतलब हरा भरा हो गया। तो उसमें कौन से एनिमल्स थे जो सर्वाइव कर रहे थे? जैसे उसमें बकरी होगी, भेड़ होगी, हिरन हो गए और अन्य मवेशी हो गए जो घास खाकर जिंदा रहते थे। जो घास खाकर जिंदा रहते थे वो क्या हुए? वो बढ़ने लगे, उनकी संख्या बढ़ने लगी। हमने पहले भी बताया था तो आपको कि इसमें क्या डेवलप हुआ। उन्होंने कृषि का कार्य सीख लिया, वो कृषक बन गए और कृषक बनने के साथ साथ ही वो पशुपालक भी बनने लगे। तो आज हम उसकी अच्छे से वीडियो बनाएंगे और अच्छे से उसकी चर्चा करेंगे और आपको भी सारी चीजें बड़े ध्यान से देखनी है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मध्य पाषाण काल कौन सा था? ये मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज मध्य पाषाण काल। इसका समय काल क्या था? लगभग 12,000 ईसा पूर्व या बीसी भी लिख सकते हो आप। ईसा पूर्व, बीसी भी होता है ये। बारह हजार ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का ये समय काल माना गया है। यानी कि पूरा पाषाण काल के और मध्य पाषाण काल के बीच का समय काल इसको माना गया है। इस काल में क्या था? इस काल में पहली खासियत क्या थी? इस काल में औजार आमतौर पर बहुत छोटे बनने लगे थे। इस काल में मेसोलिथिक यानी कि सूक्ष्म, इस काल में औजार बहुत लघु मतलब छोटे आकार में, लघु आकार में बनने लगे थे। क्या बनने लगे थे? लघु आकार में बनने लगे थे। इसे माइक्रोलिथ
क्या बोला जाता है इसको? माइक्रोलिथ। इन औजारों को माइक्रोलिथ भी बोला जाता है। बनने लगे थे। बनने लगे थे इन पर लकड़ी हड्डियों का प्रयोग होने लगा था। क्या होने लगा था? इनकी मुट्ठियों पर लकड़ी या हड्डियों का प्रयोग होने लगा था। जैसे आरी, हंसिया, आरी, हंसिया, आरी, हंसिया जैसे ये औजार पूरा पाषाण काल में मिले थे। ये औजार पूरा पाषाण काल में भी यानी कि लास्ट में बनाए जाने लगे थे। इस काल में भी लोग क्या करते थे? इस काल में भी लोग शिकार भी करते थे। शिकार करना और संग्राहक थे। क्या काम था उनका? शिकार भी करते थे, संग्राहक भी थे वो इस काल में। वो और मछलियों विशेष रूप से खाने लगे थे। कृषक भी बन गए थे। उनके औजारों में
कृषक बनने के कारण अब उनके औजारों में भी परिवर्तन आने लगा था। कृषक बनने के भी उनके हमें कई जगह उनके साक्ष्य मिले हैं।
ये युग कब से कब तक शुरू हुआ था? ये 12,000 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक ये युग शुरू हुआ था। कब इसका काल समय कब तक माना गया है? 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। 2 लाख से आते आते 20 लाख से आते आते कहाँ गया? 12 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक, यानी कि इतना लंबा समय बीत गया, इतना समय बीत गया। इस काल में क्या हुआ? इस काल में औजारों में बदलाव आया। क्या हुआ? औजारों में बदलाव आया। जो औजार पहले इतने बड़े बड़े औजार बनते थे वो धीरे धीरे लघु टाइप में औजार बनने लगे, टाइप में और चंद्राकार टाइप में, ऐसे औजार बनने लगे। तो इसके औजारों में चेंज आया। क्या आया? इसके औजारों में चेंज। इसके औजार लघु आकार के बनने लगे। कैसे बनने लगे? इसके औजार कैसे बनने लगे? लघु आकार के, माइक्रोलिथ, यानी कि एक लघु एक छोटे आकार के औजार बनने लगे। इनके औजारों पर क्या होना? इनके मुट्ठों पर लकड़ी और हड्डियों का काम होने लगा। पहले क्या था? पहले कुछ नहीं था, पहले सिर्फ पत्थर के ही मोटे औजार बनते थे। फिर इनके औजारों पर, यहाँ मुट्ठों पर लकड़ी का और हड्डियों का काम होने लगा, यानी कि उनको वो इजीली पकड़ सकें। और पहले कैसे थे? पहले सिर्फ ऐसे ही औजार थे, इस टाइप के। पूरा पाषाण काल में होने लगा। क्या थे? आरी और हंसिए का प्रयोग तो पहले भी होने लगा था, पूरा पाषाण काल के लास्ट में आते आते, लेकिन उन पर जब उनपे मुट्ठों पर हड्डी और लकड़ियां ये चीजें लगाने लगी तो उन्हें और छोटा बना दिया गया। ये औजार कहाँ? ये पूरा पाषाण में भी टाइप के लास्ट में औजार थे, लेकिन इन्हें में थोड़ा सा और बदलाव कर दिया। इस काल के लोग भी शिकारी भी थे वो, और संग्राहक भी थे। क्या थे? वो शिकारी और संग्राहक भी थे। तो उन्होंने मछली को एक विशेष रूप से, मछली को एक भोजन का मुख्य स्रोत बना लिया था खाने के लिए अपने। वो पशुपालन भी करने लगे थे। क्या? अब वो पशुपालक बन गए थे। पशुपालक करने की वजह से उनको क्या हुआ? उनको खाने की चीजें मिलने लगी, क्योंकि अगर उनको किसी दिन शिकार पे उन्हें कोई नहीं मिलता, कोई जानवर, तो वो पशुओं से दूध वगैरह ये चीज मिल सकती थी उनको, और पशुओं को वो खा भी सकते थे, पशुओं का मांस भी। अब वो एक कृषक भी बनने लगे थे। जब घास के मैदान बनने लगे तो क्या था? अब वो कृषक भी बनने लगे, पशुपालक भी बनने लगे और कृषक भी बनने लगे। कृषक वो बनने लगे। उनके औजारों में क्या देखा गया? उनके औजारों में परिवर्तन आया। क्या? उनके रहन सहन में परिवर्तन आया और उनके औजारों में परिवर्तन आया। ऐसे कुछ पूरा स्थल हैं जिनसे हमें ये ज्ञात होता है, जैसे राजस्थान हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य भारत हुआ और दक्षिण भारत हुआ। राजस्थान के हम इसमें पशुपालन और कृषि के सबसे पहले हमें पूरा स्थल मिले हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, दक्षिण भारत दक्षिण भारत के कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर। दक्षिण भारत के कृष्णा नदी पर हमें पूरा स्थल प्राप्त हुए इसके। मध्य प्रदेश के आदमगढ़, मध्य प्रदेश के कहा? आदमगढ़। राजस्थान अभी हमने बताया था, राजस्थान, यहाँ पर सूक्ष्म फलकों का औजार था। क्या था? एक सूक्ष्म फलकों का औजार, छोटे औजारों का बनाने का, जो फलके बनती थी, छोटे औजार बनते थे, उनका क्या था? यहाँ उद्योग था। तो यानी कि वे उद्योग भी करने लगे थे। अब वो पशुपालन और कृषि के भी यहाँ मिलते हैं साक्ष्य। किसके? कृषि के और पशुपालन के। कहाँ मिलते हैं? राजस्थान में। तो क्या अब लोग सिर्फ जानवरों पर, सिर्फ शिकार पर ही निर्भर नहीं थे, अब वो क्या थे? अब वो पशुपालक और कृषक बन गए। इसका सबसे पहले साक्ष्य हमें राजस्थान में मिलता है। दक्षिण भारत के कृष्णा नदी पर ब्रह्मगिरी और आदिलोर क्या है? इसके पूरा स्थल है, मध्य पाषाण काल के पूरा स्थल है। राजस्थान के बागौर भी इसका वो एक खास पूरा स्थल है। इसके भी हम आगे भी बताएंगे इसमें क्या क्या चीजें मिली। यहाँ पर क्या था? हमने अभी बताया कि यहाँ जो सबसे पहले पशुपालन के और कृषि के साक्ष्य मिलते हैं हमें। किसके मिलते हैं? पशुपालन और कृषि के। इनके समय काल को क्या माना गया है? इनके समय काल को लगभग 5,000 ईसा पूर्व से लेकर 7,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। 5,000 ईसा पूर्व से लेकर 7,000 ईसा पूर्व तक का माना गया है ये समय काल। एक तकनीक इनकी और थी, उद्योग। पशुपालन भी सीख लिया था, उद्योग तकनीकी में इन्होंने क्या? सूक्ष्म औजारों को बनाना सीख लिया था। आपको ये भी हमने बता दिया।
67 ईसा पूर्व में सीएल कार्लाइल। इन्होंने दी, सीएस कार्लाइल ने दी। सीएल सीएल सबसे पहले सीएल कार्लाइल ने दी। किसने की थी? सीएस कार्लाइल ने की थी।
जो जानवर घास खाते थे आकर बसने लगे। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के विषय में सबसे पहले जानकारी किसने दी? मध्य पाषाण काल के विषय में सबसे पहले हमें जानकारी किसने दी? मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी हमें 1867 ईस्वी में C.L. कार्लाइल ने दी। किसने दी? C.L. कार्लाइल ने दी। इन्होंने सबसे पहले प्राप्त की थी और फिर इन्होंने सबसे पहले जानकारी दी। एक ये वैज्ञानिक थे, हमारे पुरातत्विक थे। कुछ वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में क्या बताया इन्होंने? कुछ वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में शिकारी संग्राहकर्ता की संस्कृति में परिवर्तन आया, क्योंकि जो मानव शिकारी था, संग्राहक था, जानवरों को मार के जो वो संग्रह करता था, उसमें धीरे धीरे कैसे परिवर्तन आया? क्योंकि अब समय के साथ क्लाइमेट भी चेंज हो रहा था, यानी कि मौसम भी चेंज हो रहा था। यह अलग अलग क्षेत्रों में खेती को अपने जीवन का प्रमुख हिस्सा बना रहे थे। ये लोग क्या बना रहे थे? जलवायु परिवर्तन होने के बाद यहाँ जो क्षेत्र हरे भरे होने लगे, तो ये खेती को अपने जीवन का प्रमुख हिस्सा बनाने लगे। खेती को अपना प्रमुख हिस्सा बनाने के बाद इन्हें क्या हुआ? फिर ये स्थायी स्थान पर रहने लगे। कहाँ? एक निवास स्थान हो गया इनका निश्चित। अब ये ऐसा नहीं था कि इधर उधर इनको, मानव को इधर उधर जाना पड़ता था या इधर उधर शिकार के लिए इनको भटकना पड़ता था, क्योंकि पेड़ पौधों की आहट से उन्हें क्या लगा? अब उन्हें उनके विषय में अच्छी जानकारी मिल गई थी, यानी कि अब वो कृषि करने लगे थे। तो लगभग 12,000 ईसा पूर्व साल पहले क्या है? एक अभिनूतन अंत के मतलब अभिनूतन जो एक हिम युग था, प्लेसेंटोन युग था। यह क्या था? अभिनूतन वो था युग, हिम युग। क्या था? एक हिम युग। उसका क्या हो रहा था? उसका अंत हो रहा था धीरे धीरे। अंत होने के साथ साथ जलवायु क्या थी? गर्म होने लगी। जैसे हिमयुग जाने लगा तो जलवायु क्या थी? अब जलवायु गर्म होने लगी थी। तापमान में भी गिरावट आने लगी। तापमान में गिरावट आने के बाद क्या हुआ? जलवायु में परिवर्तन हुआ। और इसकी सबसे पहले इसकी भी व्याख्या करने वाले कौन थे? ओएसी थ्योरी।
ओएसी थ्योरी द्वारा वो थे गॉर्डन चाइल्ड, इन्होंने सबसे पहले इसकी व्याख्या की, जो प्रागैतिक हाल के जनक भी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? गॉर्डन चाइल्ड, जो प्रागैतिक हासिक काल के जनक भी माने जाते हैं। ओएसीसी थ्योरी के द्वारा 1908 में, ओएस थ्योरी के द्वारा 1908 में इन्होंने मरु सिद्धांत को रखा। मरु सिद्धांत यानी कि जलवायु परिवर्तन और कृषि, कैसे कैसे यहाँ कृषि का आगमन हुआ। हमने जाना कि कैसे यहाँ पहले मानव का आगमन हुआ, कैसे होमियोसैपियन से मानव कैसे अपने आकार में आया, फिर धीरे धीरे हमें कैसे कृषि का वो हुआ, हमने कृषि का विकास कैसे कैसे हुआ मानव ने किया। उसके बाद कैसे उन्होंने पशुपालक बने, वो कैसे उन्होंने पशुपालन करना सीखा। तो कौन थे उसके? मध्यकाल में हमें किसकी जानकारी मिली? कृषि के, वो हमें कृषि करने की और एक स्थायी रूप से रहने की। तो इसमें सबसे पहले कौन थी इसकी जनक? 1867 ईस्वी में सीएल कार्लाई ने हमें बताया, जलवायु परिवर्तन के लिए ये अपनी वो बातों को हमारे सामने रखा। तो क्या हुआ? संसार में पता चला कि कैसे कैसे कृषि का आगमन हुआ। फिर लगभग 1200 साल ईसा पहले क्या हुआ? एक अभिनूतन हुआ, हिमयुग का अंत होने लगा और क्या हुआ? जलवायु में परिवर्तन होने लगा। यानी कि हिमयुग खत्म होने के बाद जलवायु थोड़ी गर्म होने लगी, और गर्म होने के बाद क्या थे? घास के मैदान बनने लगे। इसमें मरु सिद्धांत को किसने दिया? इसके जनक कौन थे? गोल्डन चाइल्ड, जो प्रागैतिक हासिक काल के जनक भी माने जाते हैं। किसके जनक माने जाते हैं? प्रागैतिक हासिक काल के। 1908 ईस्वी में ओएसीसी थ्योरी के द्वारा हमें किसका पता चला? हमें जलवायु परिवर्तन का पता चला, हमें प्राकृतिक रूप से कैसे यहाँ कृषि होने लगी उस चीज का पता चला हमें। और सीएल कार्लाई से कौन थे ये? इसके सर्वप्रथम जनक थे इसके, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों को मानव एक स्थान पर रहने लगे, पेड़ पौधों की कैसे आउट हुई और कैसे कैसे यहाँ पृथ्वी पर पेड़ पौधे उगने लगे। गोल्डन चाइल्ड ने क्या कहा? ये इस काल के जनक माने जाते हैं। इन्होंने उपजाऊ अर्धचंद्राकार कुछ क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे उगने लगे। क्या हुए? प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे उगने लगे। एक अद्भुत बदलाव आया। क्या हुआ? एक अद्भुत बदलाव आया। मरुद्वीप में, मरुद्वीप वो था जहाँ पे घास वास और पेड़ पौधे उगने लगे थे, छोटे छोटे क्षेत्र बने पहले, ये धीरे धीरे इनमें खास अलग से बदलाव आया, क्योंकि जलवायु में परिवर्तन हो रहा था, पेड़ पौधे बढ़ने लगे थे। तो इसमें क्या था? मानव और जानवर जो घास फूस खाते थे, जिन्हें ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो वो क्या थे? उनकी संख्या बढ़ने लगी। कौन से? इन क्षेत्रों में उनकी संख्या बढ़ने लगी, तो वे यहाँ आकर बसने लगे। मरु सिद्धांत का मतलब क्या है? इस क्षेत्र में कृषि की शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल गई। सबसे पहले गेहूं और क्या उगाया गया? गेहूं और जौ। सबसे पहले गेहूं और जौ को उगाने के साक्ष्य मिलते हैं। इनमें औजारों ने भी एक क्या करा? इनके जो औजार, जो सूक्ष्म औजार बनने लगे थे, उनको फल फूल और पेड़ों की छाल काटने में इनको अब आराम मिलने लगा। तो अब क्या था? अब मानव जीवन पूरा सक्षम हो गया था, यानी कि अब उसका जीवन इतना कठिन नहीं था। अब वो क्या करने लगे थे? अब धीरे धीरे वो औजार का भी उद्योग करने लगे थे, उनको कृषि भी आ गया था और उनको पशुपालन भी करना आ गया था। ये सिद्धांत सबसे पहले किसने रखा? गोल्डन चाइल्ड, जो प्रागैतिक हासिक काल के जनक भी माने जाते हैं। इन्होंने जलवायु में एक अलग परिवर्तन की व्याख्या की है, जिसे मरु सिद्धांत के नाम से जाना गया, कि उपजाऊ अर्धचंद्राकार क्षेत्र के कुछ हिस्सों में जलवायु परिवर्तन होने के कारण, यानी कि एकदम पूरे क्षेत्र में, यानी कि पूरे पृथ्वी लोक पर एकदम बदलाव नहीं आया, धीरे धीरे बदलाव आया। जहाँ छोटे छोटे क्षेत्रों में जहाँ घास के मैदान बनने लगे, वहां जो जानवर, मानव और जो जानवर घास खाकर जिंदा रहते थे, वो प्रॉपर यहाँ बसने लगे आके, और धीरे धीरे इन क्षेत्रों में अपना स्थायी निवास बनाना इन्होंने शुरू कर दिया। और वो इस मध्यकाल की जानकारी किसने दी है? सबसे पहले इन्होंने तो मरु सिद्धांत रखा है। गोल्डन चाइल्ड ने किसका रखा है? मरु सिद्धांत ओएसीसी थ्योरी के द्वारा 1908 में रखा है। मध्य पाषाण काल की जानकारी किसने दी? क्योंकि पहले तो ये भ्रम था कि ये काल है या नहीं है, बट मध्य पाषाण काल की सबसे पहले जानकारी कौन देते हैं? सबसे प्रथम जानकारी 1867 ईस्वी में सीएल कार्लाई द्वारा प्राप्त की गई। किनके? सीएल कार्लाई के उत्खनन द्वारा प्राप्त की गई। इनके उत्खनन द्वारा, उत्खनन मतलब उन चीजों की खुदाई करके।
उत्खनन द्वारा उन जगहों के जो ये स्थान होते हैं। क्योंकि इसको आपको सीरीज वाइज पढ़ोगे तभी आपकी समझ में आएगा कि पहले मानव का विकास कैसे हुआ, फिर कृषि का विकास कैसे हुआ, और फिर पशुपालन का विकास कैसे हुआ। तब तक इसको सीरीज वाइज अच्छे से नहीं पढ़ोगे, अच्छे से नहीं समझोगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको हर सीरीज को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, तभी धीरे धीरे ये सारी चीजें समझने लगोगे कि मानव पृथ्वी पे कैसे मानव आए, कैसे जानवर आए, कैसे कृषि हुई और कैसे सभ्यताओं का विकास हुआ। इसको हम एक एक चीज को बड़े अच्छे से बता रहे हैं आपको। अब देखो जंगली जानवरों को उन्होंने कैसे पालतू बनाया। अब कौन सा था? जंगली जानवर। जानवरों को उन्होंने कैसे पालतू बनाया। कृषि का हमने पढ़ लिया, अब जानवरों का आ गया। कृषि का तो हमने बड़े अच्छे से पढ़ लिया, अब हमने जानवरों को, उन्होंने जानवरों को भी पालतू बनाया और कैसे उन्होंने जानवरों को पालतू बनाया। अब आप इसको देखिए। ये सब कब हुआ? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में। पालतू बनाने की प्रक्रिया भी एकदम नहीं शुरू हुई थी। क्या थी? यानी कि जैसे कृषि की प्रक्रिया एकदम शुरू नहीं हुई थी, धीरे धीरे जब वहां घास के मैदान बने धीरे धीरे तब हुई। ऐसे ही जंगली जानवरों को भी पालतू बनाने की प्रक्रिया एक साथ शुरू नहीं हुई थी। क्या नहीं हुई थी? एक साथ शुरू नहीं हुई थी। उन्हें पकड़कर रखा जाए, उसे प्राकृतिक निवास स्थान से पकड़कर अलग रखना। उन्हें क्या था? उन्हें प्राकृतिक स्थान से अलग रखना।
किया उन्होंने? सबसे पहले जानवरों को पालतू बनाना, जानवरों को क्या है? पालतू बनाना। जंगली जानवरों को पालतू बनाने की प्रक्रिया एकदम शुरू नहीं हुई, एक साथ शुरू नहीं हुई, क्योंकि ये भी बड़े धीरे धीरे शुरू हुई थी। जैसे भोजन की क्या उनका भी प्राकृतिक निवास स्थान से अलग ही न रखा जाए, क्योंकि अब उनको भी एक, जब वो जहाँ एक रह रहे हैं वो आज़ाद, जब उनको इकट्ठा बांध के रखा जाएगा तो उनको थोड़ी परेशानी होगी। प्राकृतिक निवास स्थान से उनको अलग रखा जाए। कैसे उनको रखना? उनके भोजन का विशेष ख्याल रखना, उनके प्रजनन की भी विशेष व्यवस्था करना, क्योंकि उनकी जनसंख्या तभी बढ़ेगी तब उनकी प्रजनन का भी विशेष ख्याल रखा जाएगा। सैंडो ब्रोकनी ने अपना कथन दिया है, यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। सैंडो ब्रोकनी ने क्या किया है? ये एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी, यानी कि ये सब इतनी जल्दी नहीं हुआ, इतनी आसानी से। उन्हें पालतू बनाने के लिए क्या हुआ? उन्हें पालतू बनाने के लिए भी कई पीढ़ियां बीत गई, यानी कि एक बहुत लंबा समय उनके लिए भी बीत गया, जैसे मानव के लिए भी था। जानवरों का शरीर क्या था? जानवरों का शरीर, उनकी जैविक संरचना और उनका स्वभाव भी विभिन्न प्रकार से वो भी बदल रहा था। जैसे मानव का बदल रहा था, धीरे धीरे उनका भी कुछ कुछ बदल रहा था। वो भी कुछ हिंसक थे और कुछ हिंसक नहीं थे। और वन जीव जंतु, उनको, मानव को क्या थी? एक वन जीव जंतुओं के विषय में जानकारियां प्राप्त हो रही थी। धीरे धीरे जब वो वहाँ ज्यादा रहने लगे और घास खाने के लिए जहाँ जानवर भी वहीं आने लगे और वो भी कृषि के लिए वहीं रहने लगे एक जगह, तो धीरे धीरे उनके विषय में उनको जानकारी प्राप्त होने लगी। तो उन्होंने उनको पालतू बनाने के लिए सोचा। क्या सोचा मानव ने? उनको पालतू बनाने के लिए सोचा। लेकिन पालतू बनाने के लिए उन्हें कुछ खास चीजों का भी उनके लिए ध्यान रखना था। कौन सी खास चीजों का? मानव के लिए जरूरी था कि जानवरों के लिए उनकी खास चीजों का भी ध्यान रखा जाए। कौन सी चीजों का? वे हिंसक न हो। अगर हिंसक होंगे तो वो उनको मार देंगे, नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले वो हिंसक ना हो। फिर उनका मांस व दूध भोजन के रूप में लाया जाए। जैसे गाय भैंस ये सब चीजें होगी तो उनका मांस, अगर उनको कहीं से शिकार नहीं मिलता है तो क्या है, अगर किसी आपदा के कारण उनकी फसलें भी खराब हो जाती है तो उनको उससे मांस भी मिल सकता था और दूध भी प्राप्त होता था, यानी कि भोजन के रूप में उनको लाया जाए। ऐसे पशु जिन्हें आसानी से भोजन कराया जाए, यानी कि ऐसे पशु जिनको आसानी से भोजन कराया जाए, जैसे उनको घास फूस ये चीजें खिला के उनको जिंदा रखा जाए। उन्हें अपने साथ इधर उधर ले जाया जाए, यानी कि उनको अपने साथ इधर उधर भी वो ले जा सके। ऐसे नहीं कि जंगली जानवरों को, जो हिंसक जानवर थे उनको वो अपने साथ नहीं ले जा सकते थे, लेकिन जो ऐसे जानवर थे जिनको उन्होंने पालतू बनाया तो उनको वो अपने साथ भी ले जा सकते थे। जैसे गाय हुई, कुत्ते हुए, ये तो बकरी हुई, इनको ये अपने साथ भी ले जा सकते थे। माना जाता है पशु को बलि के भी काम में लेते थे। क्या? पशुओं की बलि भी दी जाती थी उस समय, क्योंकि जो कुछ कब्रें मिली हैं, जो संविधान मिले हैं, उनमें क्या है? उनमें उनकी कब्रों की मौजूदगी को दर्शाया गया है। क्या? उनमें जानवरों की मौजूदगी को दर्शाया गया है कि मानव के मरने के बाद उनको उनके साथ दफना दिया जाता था। हो सकता है कि उनकी ये सोच रही हो कि उनको, मानव को क्या है, मरने के बाद भी खाने की ये उनकी पूर्ति करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने काफी क्षेत्रों में सबसे पहले क्या पालतू बना? कुत्ता। सबसे पहले पालतू कुत्ते के बनने के प्रमाण मिलते हैं, क्यों? कुत्ता उनकी रक्षा भी करता था। कुत्ता क्या? कुत्ता का पूर्वज कौन था? भेड़िया। कुत्ते के पूर्वज को भेड़िया था, तो उनकी वो रक्षा भी कर सकता था। और जो वो पहाड़ों पे थे तो वो उनके साथ आसानी से चढ़ पाता था पहाड़ों पे भी, शायद इसीलिए उन्होंने कुत्ते को सबसे पहले पाला। और कुछ ऐसे भी जो घास फूस खाकर जो जिंदा रहते थे, जैसे भेड़ हुआ, बकरी हुआ, गाय, मवेशी, ये क्या होते थे? उनको दूध भी देते थे, तो उनसे उनके भोजन की भी पूर्ति होती थी, जो घास खाकर जिंदा रहते थे। तो उन्होंने कैसे जानवरों को बनाया पालतू? जो घास खाकर जिंदा होते थे। जैसे क्या था? भेड़ हुई, बकरी हुई, गाय हुई, मवेशी, ये कौन से हुए? जो उनको दूध भी देते थे और उनसे उनके मांस भी मिलता था। कुत्ते को उसने सबसे पहले क्या बनाया? सबसे पहले पालतू बनाया, जो उनकी रक्षा भी करता था और वो उनके साथ आसानी से पहाड़ी क्षेत्रों पे भी चढ़ सकता था। ऐसे जानवर जो ज्यादा हिंसक न हो। कौन से पालतू बनाए उन्होंने? जो हिंसक न हो, उनको नुकसान न पहुंचाए। उनका किस चीजों का ध्यान रखा उन्होंने? उनकी प्रजनन का भी ध्यान रखा, ताकि उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके। और उनके रख रखाव का भी ध्यान रखा, उनके खाने पीने, उनके भोजन का भी ध्यान रखा और उनके रख रखाव का भी उनका ध्यान रखा जानवरों का। तो इस प्रकार क्या हुआ? वो एक
क्या हो गया, एक पशुपालक भी बन गए। यह प्रक्रिया कोई आसान नहीं थी, ये भी बहुत लंबी थी। जैसे मानव धीरे धीरे मानव का विकास हुआ, ऐसे ही इनको पालतू बनाने के लिए भी बहुत लंबा टाइम बीत गया। ये पूरा पाषाण काल से आते आते मध्य पाषाण काल तक आ गए, यानी कि 20 लाख ईसा पूर्व से लेके 12,000 ईसा पूर्व तक। अब इनके औजार और इनके स्थानीय कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। औजारों की विशेषता क्या थे इनके औजार। पशुपालन का भी हमें पता चल गया, इनका कृषि का भी हमको पता चल गया, और इनके औजार, औजारों की विशेषता क्या थी इनकी। सामान्यतः कुछ कैसे होते थे, कुछ औजार 1.5 सेंटीमीटर के होते थे, लंबे होते थे। लंबे होते थे औजार, बेदनी, खुरचनी, वेदनी हो गया, वेदनी हो गया, खुरचनी हो गया, आरी, दक्षिणी, दक्षिणी, आरी,
क्या था ये? औजारों की विशेषता, ये आपने लिख लिया होगा। सामान्यतः कुछ औजार इनके कैसे होते थे, वो औजारों की विशेषता क्या थी? सामान्यतः कुछ औजार ऐसे कैसे होते थे, इनके लघु आकार के औजार बनने लगे थे। क्या इनके औजार जो थे वो लघु आकार के बनने लगे थे, यानी कि कितने? 1.5 सेंटीमीटर, 1 से लेके 5 सेंटीमीटर की इनकी लंबाई होती थी। कितनी होती थी? 1.5 सेंटीमीटर इनकी लंबाई होती थी। इसमें कौन से औजार थे? इसमें बेधनी, खुरचनी, तक्षनी। कौन से? बेधनी, खुरचनी, तक्षनी और आरी, आरी जैसे औजार थे। नवीन औजार कैसे होते थे? नवीन औजार उनके कैसे बनने लगे थे? जैसे हंसिया, त्रिकोण, ये किस टाइप के बनने लगते हैं? ये ऐसे बनने लगे थे, यानी कि चंद्राकार आकार की। हंसिया कैसी होती थी? ऐसी होती थी हंसिया। उनको पकड़ने के लिए मुठ्ठे होते थे। जैसे आज भी गेहूं वगैरह की कटाई वगैरह कुछ करते हैं तो उनको आज भी आपने कहीं देखा होगा, वो इस टाइप के कुछ होते थे, ऐसे टाइप के बनने लगे थे। एक नुकीले टाइप के बनने लगे थे। नुकीले टाइप के कैसे हुए? जैसे ये हमारा धनुष हुआ और ये हमारे बाण, तो ये क्या थे? हमारे नुकीले टाइप के। ये हमारे नुकीले टाइप के बनने लगे थे। छोटे छोटे, इन्होंने छोटे छोटे आकार ले लिए थे। औजारों को फसलों के काटने भी काम आते थे। जैसे ये क्या हुई? ये अभी बताया था, ये हंसिया। हंसिया क्या हुई? हंसिया यानी कि उनको खेती के काम में, फसलों को काटने के भी काम में लिए जाते थे औजार। आप देखो मानव ने कहाँ तक आते आते कितनी उसने प्रोग्रेस कर ली, यानी कि पशु पालक भी बन गया वो, और उसने कृषि का भी ज्ञान हो गया, उसके औजारों में भी उसके वो नवीनता आ गई। अब वो उसकी सामग्री भी धीरे धीरे चेंज होने लगी। जैसे वो पहले औजार बनाता था बेडोल टाइप के, अब वैसे नहीं, अब तो कीमती पत्थरों को भी वो अपने इस्तेमाल में लेने लगा। जैसे उसकी कौन सी थी? चार्ट, कैल्सिडोन, कैल्सिडेमी, स्टेबिट, जेस्पर, कार्नेलियन, आगेट, क्रोड से निर्मित। क्या अब वे इस सामग्री, कितनी सामग्रियों को वो अच्छे से इस्तेमाल करने लगे थे, यानी कि अब वे चमकदार, पॉलिशदार भी औजार बनाने लगे थे। अब उनके औजारों में क्या थी? एक चमक थी। व्यापार, इन लोगों का व्यापार, शायद इन, अब ये लोग व्यापारी भी हो गए थे। क्या? अपना इन्होंने उद्योग भी कर लिया था। जैसे अपने क्या थे? अपने औजारों को या अपनी किसी चीज को, जैसे कोई हो सकता है कृषि में कोई ऐसी फसल हो जिसका ये आदान प्रदान करते हो, तो इन्होंने इनके, क्योंकि इनके युग में हमें कुछ धातु के, कुछ अधातु के भी औजार प्राप्त हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि इनका दूसरे और लोगों से भी इनका व्यापार था। इनकी जीवन शैली, मानव की जीवन शैली कैसी थी? मानव की जीवन शैली में विकास हो रहा था धीरे धीरे, इनकी जीवन शैली में बदलाव आ रहा था धीरे धीरे। वह चरण था जिसमें मनुष्य ने क्या कर लिया था? पशुओं पर नियंत्रण करना सीख लिया था, यानी कि पशुओं पर भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। उन्हें खेती करना भी आ गया था, यानी कि वो कृषक भी बन गए थे। सबसे पहले उन्होंने किसकी खेती उगाई? जौ की और गेहूं की, यानी कि जिनके बीज थोड़े मोटे होते थे और जिनको वो बीजों को स्टोर करके भी रख सकते थे, यानी कि उन्हें बचा के भी रख सकते थे अगली फसल के लिए। तो इस युग तक आते आते मानव में कितना बदलाव आ गया, यानी कि मध्य पाषाण युग तक मानव आते आते क्या हो गया था? एक सभ्य मानव हो गया था। अब इनके हम कुछ पुरास्थल बताते हैं जहां जहां पर ये मिले हैं, जहां जहां पर औजार मिले हैं इनके, और जो जहां इनके साक्ष्य मिलते हैं वे पुरास्थल। लगभग आज हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कल नवपाषाण युग होगा। अब ये देखो मध्य पाषाण काल, ये भी आपको हमने बताया था कि 1877 ईस्वी में इसने सीएल कार्लाइल ने क्या करा था? इन्हें कौन थे वो? जिन्होंने सबसे पहले मध्य पाषाण काल की जानकारी दी थी हमें। और इनके पूरा स्थल कौन से थे? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का क्या था? मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर। विंध्य क्षेत्र, प्रयागराज। क्या मिलेंगे यहाँ? मानव,
पीछा हो रखे उससे।
प्राप्त होते हैं। लगभग 25,000 पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं। प्रयागराज, प्रयागराज जिला, चोपड़ी मांडो, 900 वर्ग मीटर में फैला यह क्षेत्र यहाँ पर झोपड़ी तथा मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त होते हैं। मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त होते हैं। अब ये देखो औजारों की विशेषता तो इनकी बता दी हमने। औजारों की विशेषता थी इनके जो मिलने के स्थान थे। औजार तो इनके सुख संबंध थे। जो इनके पूरा स्थल उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, कहाँ? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर विंध्य क्षेत्र प्रयागराज में क्या मिले हैं? इनके मानव कंकाल मिले हैं। इसमें मध्य प्रदेश, आदमगढ़ मध्य प्रदेश जानवरों के अवशेष मिले हैं। किसने पता करा इनका? कौन थे इनके पुरातत्विक? 1964 में क्या, कौन थे? R.B. जोशी। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में हमें क्या मिला है? जानवरों के अवशेष प्राप्त होते हैं 1964 में R.B. जोशी के द्वारा। किसके द्वारा? R.B. जोशी के द्वारा। कितने? हमें 2500 यानी कि 25,000 लघु पाषाण वे मिलते हैं। लघु पाषाण उपकरण मिलते हैं हमें 25। भीमबेटका से हमें क्या मिलते हैं? भीमबेटका से हमें वो मिलते हैं, सेल चित्र मिलते हैं। भीमबेटका से सेल चित्र जो विश्व विरासत सूची में शामिल है। कौन सी विश्व विरासत सूची? जो हमारी यूनेस्को में है, जो एक जिसमें ये सारी हमारी धरोहर है जो इनके सबके रिकॉर्ड रहते हैं, वहाँ है वे उसे विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया हुआ है। ये सबसे प्राचीन है सेल चित्र, जो भीमबेटका के ये सबसे प्राचीन मिले हैं हमें। सराय नहर में हमें क्या मिला है? सराय नहर राय में हमें क्या मिले? 11 स्वाधान मिले हैं। 11 यानी कि स्वाधान मिले हैं जो हमें मृतक थे वे मिले हैं, उनके कंकाल। तथा 8 हमें गर्त चूल्हे मिले हैं।
इनके एक ही है, ये चूल्हे पे क्या अपना भोजन भी बनाते थे। एक महादा, महादा क्या है, महादा भी एक इनका पूरा स्थल है। इसमें क्या मिला है हमें, एक समाधि में 4 कंकाल एक साथ मिलते हैं। क्या मिलते हैं इसमें, एक समाधि में 4 कंकाल एक साथ मिलते हैं। यानी कि ये मानव को दफनाने लगे थे और एक साथ कई मानव को दफनाया गया हो शायद। यहाँ पर हड्डी तथा सींग की बड़ी मात्रा भी पाई गई है। क्या, यहाँ पर हड्डी और सींग की बड़ी मात्रा भी पाई गई है। यानी कि ये अनुभव, ये माना गया है, हो सकता है यहाँ जानवरों को भी इनके साथ दफनाया गया हो। और एक मानवीय युद्ध का भी प्रमाण यहाँ मिलता है कि यहाँ कभी युद्ध हुआ होगा किसी के साथ, मानवीय युद्ध। इतने सारे कंकाल मिलना, हड्डियां मिलना, तो मानवीय युद्ध का भी, युद्ध को भी दर्शाता है। गुजरात, गुजरात के हीरापुर, लंगराज, बलसाना। कर्नाटक रेणुगुट्टा, ये कहाँ है, चित्तूर जिले में। संकल्लूर, गुलबर्गा जिले में सोरापुर। तमिलनाडु, तिरुवेल्लमी, टर्रीपुरा स्थल, कद्रमल्ली और कुलतूर। पश्चिमी बंगाल में बर्धवान, बाड़ूंगा, मोदनीपुर, पुरुलिया, भीमभानपुर, मलानदी, घी तथा गोपालपुर। ये कहाँ पर है, पश्चिमी बंगाल में। दक्षिण भारत के ब्रह्मगिरी तथा आदिचोर, ये दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं। राजस्थान के बागोर व गुजरात के लंगलास से पता चलता है कि मानव लोगों का ताम्रपाषाण, यानी कि ताम्रपाषाण संस्कृति या हड़प्पा के लोगों से भी क्या था, इनका व्यापार था। क्या था, इन लोगों के संबंध थे, इनका व्यापार था। क्योंकि कुछ चीजें हमें उस काल की भी इसमें मिली है, व्यापार, इन लोगों का शायद व्यापार रहा। बागोर से हमें, क्योंकि बागोर से हमें तांबे के तीर मिलते हैं, बागेर से हमें क्या मिलते हैं, हमें तीर मिलते हैं। तो ये उस काल में क्या था, उस काल में ताम्र लिपि, ताम्र संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति के लोगों से भी शायद इनका संपर्क रहा होगा। यहाँ पर एक महिला कंकाल भी प्राप्त होता है। क्या, बागोर से हमें महिला कंकाल भी प्राप्त होता है। प्रयागराज जिले में चौपड़ी मांडो में 15,000 वर्ग मीटर में फैला यह क्षेत्र, यहाँ झोपड़ी तथा मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के बर्तनों का यहाँ भी उपयोग हुआ है। मिट्टी के बर्तन बनाने का कोई साक्ष्य नहीं, हो सकता है हड़प्पा लोगों से इनका व्यापार हो, ताम्रपाषाण लोगों से और हड़प्पा लोगों से इनके व्यापार संबंध रहे होंगे। अब क्या कर लिया था मानव ने मध्य पाषाण काल में, अब एक क्या कर ली थी, एक सावधान प्रक्रिया अपना ली गई थी। क्योंकि पूरा स्थल से जो स्वाधार साक्ष्य प्राप्त होते हैं, दफनाया जाता था।
अब एक वहाँ क्या स्वैधान प्रक्रिया शुरू हो गई थी, यानी कि अब मानव को अच्छे से दफनाया जाने लगा था, क्योंकि पूरा स्थल से जो हमें स्वैधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनमें वयस्क बच्चों को भी दफनाया जाने लगा था। क्या वयस्क बच्चों को भी दफनाते थे वो लोग। अधिकांश के सिर क्या है, अधिकांश के सिर पश्चिमी दिशा की तरफ है। अधिक सिर का है पश्चिम और वो क्या है पूर्व की तरफ, यानी कि उनको दिशाओं का भी ज्ञान था। एक समाधि में कई मानव कंकाल दफनाए जाते थे, क्योंकि कहीं हमें कई जगह ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं कि एक ही समाधि में 4-4 या 5-5 मानव कंकालों को भी दफनाया जाता था। यानी कि कुछ ऐसे वो पुरा स्थल मिले हैं जिनमें मानव कंकाल को कईयों को दफनाया जाता था, कुछ को उल्टे में भी दफनाया जाता था। यहाँ एक स्वैधान की बड़ी प्रक्रिया इन्होंने अपना ली थी। कुछ को उल्टे मुंह भी लटाया जाता था। कुछ पूरा स्थल ऐसे थे जिनमें कुछ पूरा स्थलों से हड्डियां, कब्रिस्तान व कुछ मृत भांड भी पाए गए हैं। यानी कि कुछ मृत भांड पाने का मतलब ये है कि वो हो सकता है उनके साथ बर्तनों को भी वो रखते हों, बर्तनों को भी उनके साथ रखने लगे हों। कहीं जानवरों के भी वो मिले हैं तो जानवरों को भी शायद उनके साथ वो दफनाते हों, बलि देते हों। तो मानव कंकाल के साथ कई कई चीजों को दफनाया जाने लगा। यानी कि उन्होंने एक स्वैधान प्रक्रिया अपना ली थी, अच्छे से स्वैधान प्रक्रिया को वो करने लगे थे। अब मानव कहाँ से कहाँ तक आते आते कितना सब कुछ सीख गया। यानी कि अब मानव धीरे धीरे आधुनिक होने लगा। क्या मृत भांड अब उनका दूसरी सभ्यताओं के साथ भी उनका क्या हुआ, उनका व्यापार होने लगा। हमने हड़प्पा सभ्यता और ताम्र सभ्यता के भी इसमें कुछ हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। उनसे आइडिया लगता है कि ये लोग व्यापार भी करने लगे थे, यानी कि इन लोगों का व्यापार भी होने लगा था। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में हमें सांबर, चीता, बारहसिंगा, खरगोश व छिपकली के यानी कि कुछ जानवरों के ऐसे भी मिले हमें, जैसे कहां से लंग आया वो आदमगढ़ से। अभी बताया था, मैं एक बार फिर से बता दूं, आदमगढ़ से हमें आर बी जोशी द्वारा प्राप्त
क्या आदमगढ़ से हमें डॉक्टर BR जोशी के द्वारा 25,000 लघु औजार और जानवरों के अवशेष प्राप्त होते हैं, जैसे चीतल, सांबर, बारहसिंगा, खरगोश, छिपकली आदि। दमदमा से हमें 41 स्वैधान प्राप्त होते हैं। इनमें 5 युगमों में इनको बांटा गया है। क्या 5 युगम स्वैधान प्राप्त हुए हैं हमें, कहाँ से, दमदमा से। तो क्या है, ये हमें सबसे ज्यादा प्राप्त हुए हैं। आदमगढ़ से BR जोशी के द्वारा लघु औजार और दमदमा से हमें स्वैधान, ये हमें जो सबसे ज्यादा प्राप्त हुए हैं लघु औजार, यानी कि चीतल, सांबर, बारहसिंगा, खरगोश आदि, इनकी भी जो हड्डियां प्राप्त हुई हैं, हो सकता है ये भी जानवर उस टाइम पे थे। आज हमने ये आपको अच्छे से कंप्लीट करा दिया है। इसका अच्छे से एक बार रिवीजन करना, एक बार फिर से पढ़ना, इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और इसको शेयर करो, ताकि ये सभी के पास अच्छे से जा सके, सभी इसका लाभ उठा सके।